बात हुई थी अच्छे दिनों की, लेकिन बात कर्जे की हो रही है। और अगर मैं ये कहूं कि आज हर भारतीय के ऊपर, आप सबके ऊपर, चाहे वो आम आदमी है, चाहे खास आदमी है, चाहे वो अडानी है, चाहे आप है, चाहे मैं, हर व्यक्ति के ऊपर इस वक्त में देश में 1,40,000 रुपए का कर्जा है। और एक रिपोर्ट सामने आई है आईएमएफ की, और ये आईएमएफ की रिपोर्ट वो सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट बता रही है कि सरकार किस तरह से नजरअंदाज कर रही है, लेकिन कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि तुलना अगर आप पूर्व प्रधानमंत्रियों से करेंगे, या जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में खड़े होकर के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उनके लिए कहते थे कि रेनकोट पहन करके कैसे बाथरूम में नहाते हैं, ये कला मनमोहन सिंह जी को पता है। उनसे 3 गुना ज्यादा और कर्जा मोदी सरकार ने अभी तक ले चुकी है। और अब तो चुनाव का दौर है साहब, अब तो चुनाव का दौर है, और अब तो ना जाने किस तरह से, किस हिसाब से क्या क्या चीजें बांटी जाएंगी और क्या क्या सामने आएगा। चौंकाने वाली आपको मैं बात ये बताता हूं कि केवल 6 महीने के अंदर, केवल 6 महीने के अंदर मोदी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। 5 लाख करोड़। अगर किसी आम आदमी के सिर अगर 6 महीने पहले अगर उसने 5 लाख रुपए भी लिए हो, तो उसको नींद ना आए कि ये 5 लाख रुपए उतरेंगे कैसे। ये 5 लाख रुपए का जो महीने के महीने ब्याज जा रहा है, वो ब्याज ही नहीं काबू में आ रहा है। लेकिन बीते 6 महीने के अंदर मोदी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और ये आप देखिए, मोदी सरकार से पहले, मोदी जी से पहले भारत में 14 पूर्व प्रधानमंत्री हुए, और 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया कुल 55 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन मोदी कार्यकाल के अंदर ये कर्जा पहुंच गया 205 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 150 लाख करोड़ रुपए ये कर्जा मोदी सरकार में बढ़ गया है। 55 लाख करोड़ रुपए के अंदर 14 प्रधानमंत्री आए और चले गए, और अकेले मोदी जी वो आते हैं और ये कर्जा बढ़कर के 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें 161 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार का कर्जा है और 44 लाख करोड़ रुपए वो कर्जा राज्य सरकारों का है। तो विस्तार से एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आर्थिक जगत का मामला हो जाता है। ये केवल और केवल अंधभक्तों के कहने भर से चीजें नहीं चलेंगी, टेक्निकल पॉइंट है और उनको कोई नकार नहीं सकता है। और खुद मोदी सरकार से, वित्त मंत्री से देश की संसद में लिखित में जवाब मांगा गया, और लिखित में जब जवाब मांगा गया तो उनका क्या जवाब आया है, आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि हर व्यक्ति के ऊपर 1,40,000 का कर्जा इस वक्त में है। 1,40,000 रुपए का कर्जा आपके ऊपर है। अडानी साहब और वो बड़े बड़े साहब, उनका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपसे किसी न किसी तरीके से कर्जा जरूर वसूला जाएगा। जो पेट्रोल पर जीएसटी जो पेट्रोल पर टैक्स होता है, या अलग अलग चीजों पर जो जीएसटी लगती है, तो वसूली कहां से हो रही है? वो वसूली तो लोगों की जेब से ही होगी। तो इसलिए आपको तो आपका 1,40,000 करोड़ रुपए, 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपए इसलिए आपको तो अपना देना ही होगा, और दे ही रहे हैं। जो 70-72 रुपए का पेट्रोल था, उसको आज 100 रुपए में ले रहे हैं। 1 लीटर पर 30 रुपए ज्यादा हम दे रहे हैं, जबकि आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखें तो उस वक्त में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो था, उसकी कीमतें ज्यादा थी, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल जो है कम कीमत पर बिक रहा था। और आज कच्चे तेल की कीमतें कम है, लेकिन पेट्रोल फिर भी हमारे देश में ज्यादा बिक रहा है। तो मतलब आम आदमी तो अपने हिस्से का 1,40,000 रुपए वो पूरा करने पर लगा ही हुआ है। ये अलग बात है कि वो बड़े बड़े धन्ना शेठ,
उनके तो कर्जे माफ हो जाते हैं साहब। देखिए साहब, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं ताकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कही जाती है, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात है, वो लोगों पर, देशवासियों पर कितना उसका असर है, वो भारी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जीडीपी का 100% कर्जा हो जाएगा। आईएमएफ की रिपोर्ट ये कह रही है कि जीडीपी का 100% ही कर्जा हो जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब हमारे देश की जो जीडीपी है, उतना ही कर्जा हमारे ऊपर हो जाएगा। 100% का मतलब ये हुआ। और पहले कितना था वो आपको बताता हूं। आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए। आईएमएफ ने चेताया है, आईएमएफ ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है, भारत के कर्ज के बारे में जानकारी दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड में इसी सप्ताह एक खबर में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को कर्ज के बारे में आगाह किया है। आईएमएफ को अंदेशा है कि मीडियम टर्म में भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर के ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो जाए, 100% से भी ज्यादा हो जाए। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। यह बहुत खतरनाक संकेत है एक तरह से। और मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ अंधभक्त जो है वो नीचे आकर के कमेंट कर रहे होंगे कि जापान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, जापान के बारे में बात करो, अमेरिका के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, अमेरिका के बारे में बात करो, उनका कर्जा कितना, उनके बारे में बताओ। उनका कर्जा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनके कर्जे में और हमारे कर्जे में क्या अंतर है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तब ये भाग जाएंगे सारे लोग। और तब भी आप भी जो है इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को उन अनभक्तों को दिखाना कि देखिए साहब, 1,40,000 रुपए आज हर भारतीय के ऊपर कर्जा हो गया है। अब इसमें देखिए, देश के ऊपर जो कर्ज है पहले वो जरा समझ लीजिए। देश के ऊपर कर्ज को लेकर के 67 साल में 13 प्रधानमंत्री आए, 14, और उस वक्त में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश पर रहा। और 9.5 साल में मोदी कार्यकाल के अंदर 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वो हो गया। आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, आईएमएफ कह रहा है कि कर्ज बढ़ रहा है, सरकार कह रही है चिंता की कोई बात नहीं है। ये है साहब, आईएमएफ कह रहा है कि कर्जा बढ़ रहा है, सरकार कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब कैसे साल दर साल कर्जा बढ़ता चला गया, इसको जरा आंकड़ों से समझ लीजिए आप। 2004 में अटल बिहारी जी की सरकार गई थी। अटल बिहारी जी अच्छी कविता पाठ करते थे, सही से देश को चलाया भी जितना वो चला सकते थे। और उस वक्त तक देश का कर्जा वो 17 लाख करोड़ रुपए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर 2009 में फिर दोबारा से लोकसभा के चुनाव हुए, तब कर्जा हो गया 31 लाख करोड़ रुपए। 2014 में यह कर्जा बढ़कर के हो गया 55 लाख करोड़ रुपए। फिर आ गए नरेंद्र मोदी जी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर चले, जो भारत का डंका बजाने की राह पर चले, और अब चल रहे हैं देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की राह पर। तो मोदी कार्यकाल के अंदर 55 लाख करोड़ रुपए से शुरुआत होती है, 2019 में बढ़ करके 90 लाख करोड़ रुपए हो गया। और सितंबर 2023 में, 2 महीने पहले जब ये रिपोर्ट, जब तक का आंकड़ा है इस रिपोर्ट में, तो 161 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। अभी कर्जे को जरा समझ लीजिए कि कर्जा होता क्यों है। कर्जा 2-3 तरीके से होता है। कर्जा होने की सबसे पहली वजह ये होती है कि आपकी आमदनी कम हो रही है और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, अगर आप करेंगे तो आप कर्जे में चले जाएंगे। तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा यह कि आमदनी हो रही है लेकिन खर्च करने का अनुभव नहीं है, खर्च करने का तरीका नहीं पता है, खर्च कहां पर किया जाए, खर्च करने का ढंग नहीं पता है, कहां पर किस तरह पर किस चीज में पैसा लगाया जाए, वो आपको अगर तरीका नहीं पता है तो आप कर्जे में डूब जाएंगे। और एक कर्जा इसलिए भी बढ़ता है कि आप ऐसी जगह पर पैसा लगा दे जो पैसा वापस ही नहीं आना है, ऐसे आदमियों को पैसा दे दे कि वो पैसा वापस ही नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों को पैसा दे दे कि वो पैसा लेकर के भाग जाए, तो फिर वो कर्जे में दिखेगा तो सही ना। याद करिए वो मेहुल चोकसी भाई, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जिनको हर चुनाव से पहले लाने की खबर चलती है, अब वो 9,000 करोड़ लेके भाग जाएंगे,
कोई जो है 2,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़, कोई 11,000 करोड़, पता नहीं कितना कितना पैसा ले लेकर के भाग गए। अब वो पैसा जब वापस नहीं आएगा तो भी कर्जा बढ़ेगा, और जब कर्जा बढ़ेगा, सरकार को उस कर्जे को कंट्रोल करना है, तो फिर जो है वो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि वो पैसा निकलेगा तो जनता की जेब में से ही। फिर 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए की हो जाएगी, 70-72 रुपए का पेट्रोल वो 100 रुपए भी हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो निकालना है ना। पैसा तो माल्या तो वापिस आने से रहे, विजय वो ललित मोदी, नीरव मोदी, ये मेहुल चोकसी भाई, वो तो वापिस आने से रहे। तो वापिस कौन आएगा? वो तो आएंगे नहीं, हमसे ही हमारी जेब से पैसा जाएगा। तो ये सारी चीज है। और इसके बाद में जो है वो आप, ये आंकड़ा आपके सामने है। अब जरा अगला आंकड़ा दिखाइए, आगे देखिए आप कि ये कर्जा जो बढ़ रहा है, इसको लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर के और मोदी सरकार को लेकर के, अगर विदेश से कर्ज लेने के मामले में देखें, तो मोदी सरकार ने जो कर्जा लिया, वो कर्जा 19 लाख करोड़ रुपए लिया है, विदेशी कर्ज। ये शुद्ध रूप से विदेशी कर्ज भी 3-4 तरह के होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर जो पहले जो कर्जा था मनमोहन सिंह के टाइम पर 2014 तक विदेशी जो कर्जा था वो 31 लाख करोड़ रुपए का था, और वो बढ़कर के 50 लाख करोड़ हो गया है। यह है विदेशी कर्ज का मामला। और ये विदेशी कर्ज किस तरह से बढ़ा है, ये ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं। अब इससे आगे दिखाइए जरा, इससे आगे देखिए 5 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो 6 महीने में बढ़ गया है। अब क्या रिपोर्ट कहती है वो मैं आपको बताता हूं। और इसी मामले को लेकर के जब निर्मला सीतारमण से पूछा गया, तो उस वक्त में देखिए क्या जवाब दिया गया उनकी तरफ से। 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल का लिखित जवाब दिया था। सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में पूछा था। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। सितंबर 2023 को भारत पर कर्ज था 161 लाख करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह है कि 6 महीने में भारत सरकार पर करीब 5 लाख करोड़ यानी 4% का और इजाफा हो गया है। तो आपको जो बताया जा रहा है ना कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक और मुफ्त का अनाज मिलेगा, 5 किलो अनाज, किसके पैसे जा रहा है? वो सब इधर से ही जा रहा है। और जो स्कीमें सरकार चला रही है और दूसरे अगर चलाते हैं तो उनको कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। खुद बांटे तब कुछ नहीं, लेकिन ये खबर, ये आंकड़े जो है वो चोट मारने वाले हैं। ये आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं, और ये आंकड़े ये बताते हैं कि साहब देखिए किस तरह की खस्ता हालत है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही, है। और बात जो है वो किस तरह से मंदिर मस्जिद को लेकर के, धर्म को लेकर के, चंदे को लेकर के तरह तरह की बातें होती है, लेकिन देश की हालत क्या है मौजूदा समय में, उस पर बात नहीं होती है। अब कर्जा कितने तरीके का होता है वो आपको मैं समझाता हूं। कर्जा जो है वो 4 तरीके का होता है। कर्जा 4 तरीके का होता है। 4 तरीके का कर्जा जो है वो आपके सामने है कि 4 तरीके का कौन कौन सा कर्जा है वो देखिए। 4 तरीके का ये कर्जा है। एक होता है देशी कर्ज। देशी कर्ज का मतलब ये है कि सरकार आरबीआई से पैसा लेती है, जो भारत का रिजर्व बैंक है वहां से पैसा लेती है। दूसरे बैंकों से जो पैसा लिया जाता है वो है, और उसके साथ साथ जो है विदेशी कर्ज में अगर आप देखेंगे तो आईएमएफ जिसकी रिपोर्ट छपी अभी, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से अगर कर्जा लिया जाता है तो फिर वो विदेशी कर्ज में जो है वो आ जाता है।
सार्वजनिक कर्ज क्या होता है? सार्वजनिक कर्ज का मतलब होता है कि ट्रेजरी बिल से, गोल्ड बॉन्ड से और स्मॉल सेविंग से, इन स्कीमों से अगर कर्जा सरकार लेती है तो वो सार्वजनिक कर्ज होता है। और अन्य कर्ज का मतलब ये होता है कि 1990 में सरकार ने सरकारी सोना गिरवी रखा और गिरवी रख करके पैसा जो है वो उठाया। तो ये 4 तरीके का कर्जा है। 4 तरीके का कर्जा है और ये 4 तरीके का कर्जा जो है वो सरकार अलग अलग तरीके से लेती है। क्या कहेंगे इसको आप? अब जरा फिर से आंकड़े दिखाइए। ये 4 तरीके का कर्जा आपके समझ में आ गया। अब 4 तरीके का ये कर्जा है जो कर्जा लिया गया है, और ये कर्जा जो है वो जब सरकार ले रही है तो उसके बाद में जो इस वक्त में केंद्र सरकार के ऊपर कर्जा है वो 161 लाख करोड़ का है। 161 लाख करोड़ का कर्जा केवल और केवल केंद्र सरकार के ऊपर है, और 44 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अलग अलग राज्यों के ऊपर है। अब सवाल सुनिए आप, 9 साल में विदेश से जो कर्ज लिया गया, विदेशी कर्ज आपने समझ लिया। 9 साल में विदेश से कर्ज लेने के मामले में केंद्र की यूपीए सरकार या एनडीए सरकार कौन आगे है? तो उसका जवाब सुनिए। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक यूपीए की सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर के 2013 में 31 लाख करोड़ रुपए हो गया था। यानी यूपीए के समय पर केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा था। यहां पर मोदी जी जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए से अभी मुनाफे में, लेकिन ये 2 लाख करोड़ रुपए कोई खास मायने नहीं रखता है। केवल 6 महीने में जहां पर 5 लाख करोड़ रुपए ले लिए, तो अभी जब चुनाव का समय बाकी है और घोषणाओं पर घोषणा करनी है, तमाम तरीके की घोषणाएं होनी है, पता नहीं लोगों को किस किस तरीके से जो है, हो सकता है कुछ लोगों को पैसा देने की भी बात हो जाए। तो ऐसे में जो है वो कर्जा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, 6 महीने में सीधे 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो बढ़ गया है, तो वो हो सकता है कि फिर आगे पता नहीं कहां तक बढ़े। लेकिन अभी 2 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा अभी तक मनमोहन सिंह की सरकार में और मोदी सरकार में जो अंतर आप देख रहे हैं, इसको आप ज्यादा कुछ मत मान करके चलिए। और इसके साथ साथ जो है वो आप एक बार दोबारा से शुरुआती ग्राफिक दिखाइए। क्या आपको इस तरह से तुलना करके जो है वो दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि देखिए मोदी जी के राज में जो बातें कही जाती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो घोटाला भ्रष्टाचार जब कुछ नहीं हुआ है तो भैया ये पैसा जा कहां रहा है? ये देखिए 67 साल में 13 प्रधानमंत्री हुए और 13 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था देश के लिए, और अब 9.5 साल में नरेंद्र मोदी ने 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, क्योंकि 2013 तक जो कुल कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था और अब कुल कर्ज जो है वो 205 लाख करोड़ रुपए है। यानी 150 लाख करोड़ का कर्जा नरेंद्र मोदी जी ले चुके हैं। अब जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कहीं पर 2G का कोई घोटाला होता है, ना कोई कोयला आवंटन घोटाला होता है, किसी प्रकार का कोई घोटाले खबर सामने नहीं आती है। और उसके बाद में जीएसटी से बताया जाता है कि पिछली महीने से इस महीने और बंपर कलेक्शन हुआ है। तो बंपर कलेक्शन पर कलेक्शन हो रहा है, पैसे पर पैसा आ रहा है, पैसे की बारिश हो रही है हर जगह से। और फिर सरकार कहती है कि हम तो जो है वो धीरज साहू के घर से पैसा निकाल लाए हैं। भाई वो मोदी जी खुद ट्वीट करके कह रहे थे ना, गिनती जारी है, 350 करोड़ हो गया, ये करोड़ हो गया, वो करोड़ हो गया है। फिर उसके बाद में कहा गया नोटबंदी से काला धन निकाल लिया है। जब वो सारा पैसा निकाल लिया है और कहीं पर घोटाला आपने नया किया नहीं है, तो फिर तो ऊपर आना चाहिए था ना। भाई मान लीजिए कि आपके पड़ोसी ने जो है वो कर्जा ले रखा है, आपके पड़ोसी ने कर्जा ले रखा है, और अब आपका पड़ोसी की जो है वो आपके
पास में पोल पट्टी फिर से खुल करके सामने आती है और पता चलता है कि आपके पड़ोसी ने तो और दुनिया भर का और कर्जा ले लिया। कोई लोग उसके घर पर मांगने के लिए आए, तब आपको पता चला कि साहब इस आदमी ने तो और कर्जा ले लिया। और अब वो आदमी, आपका जो पड़ोसी है, वो कह रहा है कि ना तो मैं बीड़ी सिगरेट जो है खाता पीता हूं, ना मेरे अंदर किसी प्रकार के कोई ऐब है, ना मैं कोई जुआ खेलता हूं, ना मैं कहीं पर जो है वो और पैसा गलत तरीके से उड़ा रहा हूं, ना उसने कुछ और जो है वो नया बनाया है। तो फिर उसका पैसा कहां गया? वो कह रहा कि मैं 18-18 घंटे काम कर रहा हूं। आपका पड़ोसी आपको कहता है कि मैं 18-18 घंटे काम कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, ना जुआ खेलता हूं, ना कहीं पैसा गलत तरीके से उड़ाता हूं, ना कोई जो है वो किसी प्रकार का गलत सेवन में करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, एकदम शुद्ध सदाचारी आदमी है। 18-18 घंटे काम कर रहा है आपका पड़ोसी। और आपके पड़ोसी के घर पर जो अब लोग मांगने के लिए आते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसकी तो हालत बहुत खराब है। इसकी तो हालत जो है वो इतनी ज्यादा खराब है कि इनके पिताजी के टाइम पर इतनी हालत इनकी खराब नहीं थी। अब बेटे ने जो है वो इतना ज्यादा कर्जवान बना दिया इनको, और वही बेटे डींगे आपका। तो बताइए आप अपने पड़ोसी के लिए क्या करें? ये एक उदाहरण है, उदाहरण के जरिए आप समझिए, क्योंकि आम लोगों को ये आंकड़ों की बातें, लाख करोड़ों की बातें समझ में नहीं आती है। मैं भी जब पढ़ता हूं तो जीरो जीरो करके और उनको जीरो जीरो को इधर उधर जोड़ करके पढ़ता हूं, क्योंकि इतने पैसे, इतने लाख करोड़ रुपए ना देखे ना कभी सुने हैं, तो ये कल्पना ही नहीं कर पाते हम लोग, आप लोग तो, आम आदमी तो कल्पना ही नहीं कर पाएगा इतने लाख करोड़ रुपए होते भी हैं कि पता नहीं होते हैं। ऐसा है, हम तो ये समझ लेते हैं कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतने तो आदमी समझ लेता है कि भाई ठीक है 2 लाख की ये 4 गड्डियां हो जाएंगी 500-500 वाली, तो वो तो आदमी के समझ में आ जाती है। लेकिन इतने लाख करोड़ रुपए कितना होगा उसके समझ में ही नहीं आ पाएगा, वो कल्पना ही नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझा रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि आपका पड़ोसी वो हर तरीके से जो है, हर तरीके से वो अपनी वाहवाही करता है, हर तरीके से जो है वो अपनी अपनी बातें कहता है, लेकिन उसके ग्रोथ के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर अगर देखें तो फिर नील बटे सन्नाटा नजर आता है। और कुछ कुछ यही हालत जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार की है। कहते हैं कि 18 घंटे काम कर रहे हैं, कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कहते हैं कि नोटबंदी से हमने काला धन जो गड़ा हुआ था वो भी खोद करके निकलवा दिया है, और कहते हैं कि कांग्रेसी और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो पहले नेचुरली करप्ट पार्टी के चक्की पीसिंग, फिर बाद में उनको अपने पास कर लिया। इसी तरह से जो है वो ममता बनर्जी की सरकार से, ममता बनर्जी के नेता, तो तमाम नेताओं की ऐसी फेरिस्त है। तो ऐसे नेताओं को भी इन्होंने अपनी तरफ अपने खेमे में किया, तो उन्होंने भी कुछ राज बताए होंगे। अजीत पवार को अपने पास में किया है, तो अजीत पवार ने भी बताया होगा कि जी साहब आप बता रहे थे नेचुरली करप्ट पार्टी, तो मैं तो आपकी तरफ आ गया हूं, अब नेचुरली करप्ट पार्टी उस तरफ रह गई है। और नेचुरली करप्ट पार्टी का पैसा कहां पर है मुझे पता है, मैं बताता हूं आपको। तो पैसा तब भी निकला होगा, और पैसा जो है जीएसटी से भी, पहले भी ये कहते थे कि भाई जीएसटी नहीं थी तब तो लोग जो है वैसे ही सब कुछ 2 नंबर में चल रहा था, तो सब कुछ 1 नंबर में हो गया है, घोटाला हो नहीं रहा है, सरकार 18-18 घंटे काम कर रही है, नीयत बिल्कुल साफ है, फिर ये कर्जा क्यों हो रहा है? सवाल ये है, और इस सवाल को आप लोगों तक पहुंचाइए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अंधभक्तों के ग्रुप में और गोदी मीडिया में ये खबरें नहीं चलेंगी। इसलिए वहां पर उन खबरों, ये उन ग्रुप तक ये खबरें पहुंचाना, उन लोगों तक ये बातें पहुंचाना, वो आप लोगों का काम है। आप बताइए उनको कि देखिए भाई हालत ये है, हालत ये है, ये केवल भुखमरी की और उनकी बात नहीं, हालत ये है। तो कुल मिलाकर के इस देश की स्थिति है आज, और अगर स्थिति को देखें तो आप गौरवान्वित होंगे या क्या जो है वो अपने बारे में, सरकार के बारे में सोचेंगे? सरकार कह रही चिंता नहीं है। आईएमएफ ने जब बताया तो सरकार ने साफ कह दिया है कि चिंता नहीं है। आईएमएफ कह रहा है कि आपकी जीडीपी से 100% से ज्यादा आपका कर्जा हो जाएगा, समझ लीजिए। अब जरा एक ग्राफिक मेरे से छूट गया था, माफ कीजिए, वो ग्राफिक मैं आपको दिखाता हूं। एक ग्राफिक दिखाइए जिसमें दुनिया भर के तमाम देश हैं, वो जरा देख लीजिए। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए आप और रुकिए। एक ग्राफिक दिखाइए जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन तमाम देशों की जो है वो आंकड़ा, कर्जा लेने की जो स्थिति है वो दिखाई गई है। ये देखिए आपके सामने है, जीडीपी के मुकाबले में भारत पर सरकारी कर्ज
90% है। अब अगर जापान की बात करेंगे, कुछ अंधभक्त कहेंगे देखो देखो सारी बात बता दी लेकिन ये जापान वाली बात नहीं बताई, तो चलिए जापान वाली बात कर लेते हैं। और वो यही कहेंगे कि भारत पर तो 90% कर्जा है, लेकिन जापान के ऊपर कर्जा 256% है। सूडान के ऊपर जो कर्जा है वो 209% है। ग्रीस पर जो कर्जा है वो 206% है। तो ये अलग अलग देशों का जो है वो आंकड़ा है, और उसमें भारत पीछे से तीसरे नंबर पर है 90% पर। पाकिस्तान जो है वो 83% पर है। तो ये जो है वो स्थिति यहां पर आपके सामने। लेकिन जरा इसको समझिए, आप इसको समझिए, इसको समझेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है टेक्निकल चीज में आपको बताता हूं। जापान में और भारत में फर्क क्या है? जापान में और भारत में फर्क यह है, जापान का जो कर्जा है वो कर्जा उन्हीं के अपने देश से ही है, उन्हीं के अपने बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। हमारा कर्जा हमने बाहर विदेशी कर्जा हमने लिया हुआ है। अभी विदेशी कर्जा, आप कहेंगे कर्जा तो कर्जा है भाई, कर्जे का तो नाम ही बुरा है। कर्जा चाहे पड़ोसी से लो या कर्जा चाहे जो है वो किसी साहूकार से लो, बात तो एक ही हुई ना? नहीं, गलत बात है। बात एक नहीं हुई। अपने बैंकों से कर्जा लेना और एक बाहर के बैंकों से कर्जा लेना, इसका बहुत फर्क है। देखिए, जापान ने अगर कर्जा लिया तो वो अपने ही बैंकों से कर्जा लिया है। तो पहली बात तो ये होगी कि जब अपने बैंक से आप कर्जा ले रहे हैं तो ब्याज की जो दर रहती है वो कम रहती है, सरकार उसको जल्दी उतार सकती है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने बैंकों से कर्जा ले रहे हैं तो आपका बैंक ही पैसा कमा रहा है। जो आपका ब्याज का पैसा जा रहा है वो किसी दूसरे के खाते में नहीं जा रहा है। वो कर्जा जो है वो जो आपका कर्जा जो आपको मिला हुआ है आप ही के बैंक से, तो उससे जो ब्याज आया वो आपके बैंक ने कमाया। मान लीजिए कि देखिए, आपने अपने भाई से कर्जा लिया, आपने अपने बड़े भाई से कर्जा ले लिया कि भाई साहब मेरे पास में जो है वो पैसा नहीं है, मेरे को कुछ काम करना है, घर बनाना है या कुछ और करना है, अब 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। अब बजाय आप जो है वो बाजार में जाते, साहूकार के पास में जाते, तो साहूकार आपको पैसा देता 5 रुपए सैकड़े पर, 2 रुपए सैकड़े पर अगर आपका भाई दे दे रहा है तो कम से कम जो है वो ये है कि 2 रुपए सैकड़े पर आपके भाई ने जो कर्जा दिया तो 3 रुपए सैकड़ा तो आपका तो वैसे ही कम हो गया। और दूसरा ये है कि भाई को ही जो है ब्याज जो जाएगा तो भाई के पास ही तो गया, ग्रोथ होगी तो आपके पिताजी के परिवार की ही, आपके परिवार की ही तो ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपने कर्जा लिया किससे? साहूकार से। आपने कर्जा लिया धन्ना सेठ से, तो धन्ना सेठ जो है वो आपको 10% पर भी कर्जा देगा। और जब वो कर्जा नहीं आप चुकाने की औकात में होंगे, हालत में होंगे, तो वो वसूली के लिए कोई और तरीके भी अपना सकता है, और वो उस वक्त में जो है वो अपनी ब्याज की दर को बढ़ा भी सकता है। तो ये फर्क है। जापान ने अगर कर्जा लिया, देखिए कर्जा लेना जरूरी भी होता है, बगैर कर्जे के चीजें चलती नहीं, बगैर कर्जे के व्यापार नहीं चलते हैं, बगैर कर्जे के देश भी नहीं चलता, ये भी सच्चाई है। आपको अलग अलग स्कीमें जो है वो चलानी होती है, आपको नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आने होते हैं, तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है। जैसे मेट्रो बनती है तो मेट्रो बनाने के लिए पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर मेट्रो जब चलेगी तो फिर पैसे की वसूली होती है। 10 साल में 15 साल में मेट्रो अपना पूरा वसूली करती है। रोड बनता है, हाईवे बनता है, तो पहले पैसा डालना पड़ता है, कर्जा देना पड़ता है, और उसके बाद में फिर रोड जब बन करके तैयार हो जाएगा तो टोल टैक्स लगेंगे, फिर वसूली होगी, फिर सरकार जो है वो अलग अलग टोल के लिए नीलामी करेगी तो उससे वसूली होगी, तो वो अलग अलग तरीके से फिर पैसा वापस आता है। फिर उस रोड पर चलने वाले साधन बढ़ेंगे, तो साधन बढ़ेंगे तो रोड टैक्स पे करेंगे, तो उनसे पैसा आएगा। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आपका कर्जा कहां से लिया है, आप कर्जे को क्या सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कर्जे को गलत हाथों में दे रहे हैं, या आप कर्जा लेकर के किसी और को कर्जा दे रहे हैं। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन जैसों को अगर आप कर्जा दे रहे हैं, आपने अपने भाई से पैसा लिया, भाई से 5 लाख रुपए लिया, और भाई से 5 लाख रुपए लेने के बाद में कोई एक और व्यक्ति आया और आपने जो है उसको 1 लाख रुपए उठा करके उसमें से दे दिया, और वो आदमी 1 लाख रुपए लेकर के रफू चक्कर हो गया, तो वो कर्जा जो है वो आपके ऊपर डबल हो गया एक किस्म से। अब आपके भाई को आपको 6 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए तो जो आपने लिए थे वो देने हैं, और 1 लाख रुपए वो रफू चक्कर हो गया लेकर के, वो आपको मार हो गई एक किस्म की, तो आपके ऊपर 6 लाख रुपए का हो गया। तो कर्जा लिया, कर्जे को सही तरीके से लगाया, सही जगह पर
सही हाथों में लगाया तो मतलब आपका कर्जा जो है लिया हुआ सफल हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर जो है वो बंटाधार हो गया। तो कुल मिलाकर के कहानी है। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा टेक्निकल मामला था, लेकिन मोटे तौर पर आम भाषा में उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं। तो अगर आप समझ पाए हैं तो इस खबर को शेयर कीजिए, अलग अलग ग्रुप में पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए।